वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी पर। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ खास, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं पास। अब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा डीपली। क्यों? क्योंकि डीपली इसलिए पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब इंटरनल वैल्यूएशन होने वाला है, पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मार्क्स गेन करने के लिए हमें पॉलिसीज थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो आज के सफरनामा में लेके आया हूं मैं चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग आंसर्स। और लॉन्ग आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर याद कर लिया तो वेरी शॉर्ट शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये सारे दोस्तों एक ही जगह पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय है हमारे पास कम। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। ये कहता है सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब ये होता है गवर्नमेंट जो भी रिलैक्सेशन देती है किसी भी चीज को परचेज करने पे, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सब्सिडीज। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडीज प्रोवाइड करी गई है। वो सारे लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं या बीपीएल में आते हैं, उनके लिए जो गैस सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर मिलता है उसमें सब्सिडीज है, जो कि डीबीटी के थ्रू मिलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के थ्रू मिलती है। तो ये सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हम लोग इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। बट सब्सिडीज देने के कारण सरकार पे बहुत ज्यादा बोझ बढ़ता चला जा रहा है, प्रेशर पड़ता चला जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? बट आर नेसेसरी फॉर द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स कमेंट। बट ये बोल रहा है कि ये हमारे यहाँ जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, लगभग 70 to 75% कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर या उसके एलाइड सेक्टर्स पे यहाँ पे दोस्तों डिपेंडेंट है। अब उनके लिए तो ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसने प्रूव कर दिया कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को पुअर के लिए और मार्जिनल, पुअर का मतलब वो जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिसमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ये सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वो सारे लोग पुअर की कैटेगरी में आ गए। मार्जिनल फार्मर्स मतलब जिनके पास जमीनें बहुत कम है, बहुत कम वो काम कर पा रहे हैं, या उनके पास जो प्रोडक्ट आ पा रहा है हार्वेस्टिंग करने के बाद वो बहुत ही कम आ रहा है। मतलब कि यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, अपने लिए ही जैसे तैसे खेती कर पा रहे हैं, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब मार्केट में चीजों को नहीं बेच पा रहे, और लाइफ का सर्वाइवल भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि भाई सब्सिडी सरकार के लिए तो बोझ है, बट कहीं ना कहीं पुअर और मार्जिनल फार्मर्स को तो ये सब्सिडी प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। तो चलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करें हम लोग। क्वेश्चन के समझने के बाद हमें दिमाग में आ चुका है कि आंसर की फ्रेमिंग कैसे होनी चाहिए। इन कंक्लूजन, एट द एंड, सब्सिडीज आर नेसेसरी फॉर पुअर एंड मार्जिनल फार्मर। सब्सिडी जरूरी है पुअर और मार्जिनल फार्मर दोनों के लिए, बट दे आल्सो पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। बट इसका ये जो इफेक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस होते हैं, जो पैसे के सोर्सेस होते हैं, उसमें से बहुत ज्यादा सोर्स जो है सिर्फ सब्सिडी के नाम से चला जाता है। वाइल सब्सिडीज कैन हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट, सब्सिडीज के कुछ फायदे भी है। कैसे है? ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मान लेते हैं ये प्रीपेड सिस्टम पे काम करता है, मतलब अगर पहले पैसा मिल गया तो एग्रीकल्चर बहुत ही जानदार और शानदार हो जाएगी दोस्तों। अगर पहले पैसा नहीं मिला तो यहाँ पे खेती करना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ये प्रीपेड सिस्टम क्या है? प्रीपेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि खेत बनाने के लिए, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, वाटर के इरिगेशन के लिए, ये सारी चीजों के लिए पहले से ही इक्विपमेंट जुगाड़ करने पड़ते हैं। बारिश आएगी उसके बाद इसका जुगाड़ नहीं किया जा सकता, मतलब कि एडवांस में ही पैसा चाहिए, तभी जाके एग्रीकल्चर की जा सकती है, या एग्रीकल्चर में हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये अगर सब्सिडी मिल जाएगी चीजों को खरीदने पे, तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट किसान पहले खरीद लेगा और काम करना शुरू कर देगा यहाँ पे। इस तरीके से देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सब्सिडी जो है वो बहुत कारगर है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। एंड द इकोनॉमी, दे कैन आल्सो लीड टू मार्केट डिस्टॉर्शन इफ नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। मगर यहाँ पे अगर इस तरीके से काम नहीं होता है तो मार्केट इसका फायदा उठाते हैं, बिचौलिए इसका फायदा उठाते हैं, यहाँ जो इंटरमीडियरीज है ये उसका फायदा उठाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी पीजेंट्स होते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे बोले फार्मर्स होते हैं, उनको ये प्रोवाइड तो कर देते हैं पैसा, मगर बहुत हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो सब्सिडीज कहीं ना कहीं किसानों के लिए, मार्जिनल फार्मर्स के लिए अच्छा है, सरकार पे इसका बर्डन पड़ता है। बट जब एग्रीकल्चर इनका बहुत अच्छी हो जाती है, यहाँ पे पुअर भी अच्छा परफॉर्म करने लगता है, तो सरकार के लिए यही सारी चीजें पॉजिटिव चीजों में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। तो ये सब्सिडी हमारे लिए तो लग रहा है नुकसान है, मगर बहुत सारे लोगों का घर जो है इन सब्सिडीज के कारण चल पा रहा। अगर सब्सिडीज नहीं होती तो मुश्किल था कि उनके घर में खाना भी बन पाता, क्योंकि एलपीजी
एलपीजी सिलेंडर इतने आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। डिस्कस द रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहले तो हम लोग दिमाग में ये लेके आए कि भैया इंट्रोडक्टरी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन क्या आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन से दिमाग में मतलब हमारे यहाँ 1965 के बाद खाने के जब लाले पड़ गए तो हमें सपोर्ट करा यूएस ने एक स्कीम में हमारा सपोर्ट करा जिसका नाम था PL 480, पब्लिक लॉ 480। पब्लिक लॉ 480 में उन लोगों ने हमें दिए तो वीट्स, बट वो रॉटन वीट्स दिए। वो जहां पे पिग को वो सपोर्ट करते थे, पिग को वो क्या करते थे भाई, उसको पिग को खिलाने के लिए जो यूज करते थे यहाँ पे, ठीक है, तो वो वाला ही वीट उन लोगों ने इंडिया को दे दिया क्योंकि हमारे पास कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए वो वीट हम लोगों को यहाँ पे लेना पड़ा। बट इसी समय 1966 में मैक्सिको के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। उनने दो अलग अलग यहाँ पे सीड्स के डीएनए निकाले और डीएनए को कंबाइन करके एक नया सीड बनाया जिसका नाम था HYV सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंडिया में लेके आते हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इंडिया में लेके आते हैं और इसको यहाँ पे 3 जगह पे लगाया जाता है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे लगाया जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉइल भी अच्छी है जो कि एलुवियल सॉइल है और हैवी प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे, और धीरे धीरे करके आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस है, हम लोग चीजों का प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा कर पा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है ये हम लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को आधी से ज्यादा चीजें तो समझ में आ गई। ऑल्सो स्टेट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम दीस रिस्क। अगर ये रिस्क है तो सरकार क्या कर रही है, सरकार किस तरीके से इसमें से ओवरकम करेगी, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करेगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग समझने की कोशिश करें यहाँ पे। द ग्रीन रेवोल्यूशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट है ट्रेडिशनल मेथड का। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराने जमाने से चला जो आ रहा है जिसमें समय बहुत लगता है, प्रोडक्शन कम होता है, तो ये पूरे पुराने सिस्टम को हटा दिया जाएगा और नए सिस्टमों को लाया जाएगा बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कैसे करना है ये था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से करना है दोस्तों यहाँ पे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉल्व हो गई भाई। क्यों? क्योंकि हम लोग अब मॉडर्न हो रहे हैं। अगर ऐसा होता कि हम लोग मॉडर्न नहीं हो पाते तो ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे इंडिया में ऑप्ट ही नहीं कर पाते। दिस एम्स इन इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा ये था कि हमारे यहाँ फूड प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा, मतलब कि लोग ज्यादा से ज्यादा फूड क्रॉप्स को लगाएंगे ना कि कैश क्रॉप को लगाएंगे। कैश क्रॉप में एक डिसएडवांटेज है, जैसे कि इंडिगो, अगर उसको ज्यादा लगाओगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 साल या 2 साल बाद वो जो सॉइल है वो बैरन में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी दोस्तों यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इनका एम था कि यहाँ पे हम लोग फूड प्रोडक्शन जो है वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। बट द ग्रीन रेवोल्यूशन रिक्वायर्स प्रॉपर वाटर सप्लाई। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए भाई, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी अगर नहीं होगी तो HYV सीड्स वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। एंड मोर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो लगभग 4 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए, पानी भी कम से कम 10 गुना ज्यादा चाहिए। तो ये यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और वाटर सप्लाई भी दोस्तों इनको यहाँ ज्यादा चाहिए। कंपैरिजन करें अगर दूसरे सीड्स के या कंपैरिजन करें हमारे जो लोकल सीड्स है उससे, ओके। लो इनकम ग्रुप गेट बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। बट एक फायदा ये हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन से जो लो इनकम ग्रुप था उनका भी फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि उन तक के भी सीड पहुंचना शुरू हो गए, सरकार ने उन तक के भी पहुंचाए। इसके कारण हमारे यहाँ एक्सेस में सप्लाई होने लग गई। किन चीजों की भैया, सीड्स की भी सप्लाई एक्सेस हुई, तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो हुआ वो भी काफी हैवी हुआ। और प्रोडक्शन में किस तरीके से हैवीनेस है भाई कि हमारा मार्केटेबल सरप्लस हुआ, और मार्केट में आज देखें तो हम लोग दूसरी कंट्री को भी सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हम लोग दूसरी कंट्रियों को भी आज ग्रेन्स प्रोवाइड करने की कंडीशन में है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास भी स्टॉक ओवर रखा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे दोस्तों बफर स्टॉक, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, संभालने का इसको काम करता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने से हमारे बहुत सारे एडवांटेजेस तो है, बट देयर वर रिस्क आल्सो इन दिस मेथड। अभी हम लोगों ने बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने से बहुत ज्यादा फायदे तो है मगर थोड़े बहुत रिस्क भी है। उन रिस्क की हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। द पेस्ट अटैक द HYV क्रॉप्स मोर। मगर क्या होता है, थोड़ी सी इम्यूनिटी का इशू आता है यहाँ पे। अगर पेस्ट ने अटैक कर दिया, इंसेक्ट्स ने अगर इस पे अटैक कर दिया तो उन पूरे सीड्स को बचाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब हैवी लॉस की कंडीशन यहाँ दोस्तों बन जाती है। तो ये प्रॉब्लम है पहली। दूसरी, सो द स्मॉल फार्मर्स विल इन लॉस। मगर उनके पास पेस्ट कंट्रोल नहीं है प्रॉपरली, अगर मेजर्स नहीं है
नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि यहाँ पे स्मॉल फार्मर जो है वो लॉस की कंडीशन में पहुंच जाएगा। द बिग फार्मर्स ओनली कैन अफोर्ड द कॉस्टली इनपुट। अब यहाँ पे जितने भी बिग फार्मर्स है वही अफोर्ड कर सकते हैं जितने भी कॉस्टली इक्विपमेंट है। बाकी स्मॉल फार्मर जो है यहाँ पे स्मॉल इक्विपमेंट्स को ले सकता है, मगर लार्ज इक्विपमेंट्स को, हैवी इक्विपमेंट्स को यहाँ दोस्तों नहीं खरीद पाता। सो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन विथ लो इंटरेस्ट रेट्स टू अवॉइड दिस रिस्क। सरकार क्या करती है, ये रिस्क को मिनिमम करने के लिए लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, रीजनल रूरल बैंक के थ्रू करती है, केसीसी कार्ड के थ्रू करती है। ये तो सारी स्कीम्स है जिसके थ्रू क्या करती है भाई, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, सपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स निकाले जिसके कारण आपको सपोर्ट मिल सके, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सके और मोटिवेशन भी मिल सके कि ज्यादा से ज्यादा खेती करने से हमारे देश का भी फायदा है, हमारे लोगों का भी फायदा है और यहाँ पे कंट्रीज का भी फायदा। मतलब हमारी कंट्री के अलावा दूसरी जितनी भी हमारे मित्र राष्ट्र है, जो मतलब हमारे दोस्त है, उन सारे लोगों का यहाँ पे फायदा हो सकता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजियस रहा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्रिटिकली अप्रेज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिटवीन 1950 एंड 1990। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि भैया एग्रीकल्चर बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बुरा कहा। तो क्या हुई कंडीशन 1950 से लेकर 1990 तक के, इसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, इन इंडिया बिटवीन 1950 टू 1990 कहीं ना कहीं ये ऐसा सिस्टम था जब हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन आता है, जब हमारे यहाँ लाइसेंस राज आता है, कंट्री में नई नई हमें आजादी मिली थी, हम कंट्री को कैसे संभाले, किस तरीके से प्लान्स बनाए, ये सब एक साथ यहाँ पे चल रहा था। द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। प्रॉब्लम ये था, जो कंट्री एग्रेरियन इकोनॉमी पे बेस्ड थी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद यहाँ पे वो एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी नहीं बची। बट फिर भी हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कोशिश करी कि हम लोग हेराल्ड डोमर के थ्रू एक मॉडल बनाए और यहाँ पे मोर और मोर फोकस करें किस पे भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। जब और ज्यादा फोकस किया गया, बट उसके बाद भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होना चाहिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं आ पाया दोस्तों। और जीडीपी में यहाँ पे इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो उतना नहीं हो पाया जितना हम लोगों ने सोचा था। अब ये जीडीपी क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन करेगा भैया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा कौन, बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यहां देश के लोग ही बनाएंगे। इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीडीपी। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर का था वो कम होता चला जा रहा है, बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। बट क्या हुआ कि भैया पॉपुलेशन जो है अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, कितनी, लगभग 67.5% इन 1950 एंड 64.9% बाय 1990। The agriculture output could have grown with much less people working in this sector। अब धीरे धीरे करके जब एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ तो लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट किया। बट अभी भी आज ये स्थिति है कि 70 to 75% लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब ये डिपेंडेंट है, मगर यहाँ पे एक बेरोजगारी स्टार्ट हो जाती है जिसको कहा जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा भैया कि लोगों को यहाँ पे 40 की जरूरत है और यहाँ पे 70 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो 30 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये दिख तो रहा है कि 70 लोग काम कर रहे हैं बट रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 40 लोगों की यहाँ पे दोस्तों। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी 1950 से लेकर 1990, बट धीरे धीरे करके उसको ओवरकम किया गया है। डिस्कस ब्रीफली द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होता है भाई, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है, बिना लाइसेंस के आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने बनाया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, एक तो बनाया 1948 और दूसरा बनाया 1956। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ पे द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड इन 1970। तो 1970 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को फिर इंप्लीमेंट किया गया। इट स्टेट्स दैट ऑल दोज फैक्ट्रीज वो सारी जगह हो गई जहां पे सारी चीजों को कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचा जाता है, रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 5 करोड़ रुपीज। अब इन लोगों ने ये कहा कि लगभग आप 5 करोड़ रुपए से ज्यादा यहाँ पे अब लगा सकते हो, जिसमें पहले की बहुत मिनिमम लिमिट हुआ करती थी। वर टू बी इंक्लूडेड एज हैवी इंडस्ट्री, उनको नाम दे दिया गया हैवी इंडस्ट्रीज। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारी कंट्रीज में बड़ी इंडस्ट्रीज को अलग तरीके से देखा जाता है, जैसे मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना। ये बहुत अच्छी कंपनीज होती है, ये इनका टर्नओवर भी बहुत अच्छा होता है और मार्केट में इनकी इमेज भी बहुत अच्छी होती है। तो 5 करोड़ से ऊपर जितनी भी इंडस्ट्रीज आएगी
उनको नाम दे दिया गया यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज। द पॉलिसी ऑल्सो अलाउड बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस, और पॉलिसी ने क्या करा कि भाई यहाँ पे बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस को वेलकम किया कि आइए और आप यहाँ पे काम करिए। एंड फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर, धीरे धीरे करके हमारे यहाँ एफडीआई बढ़ाया गया, एफडीआई के कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला, और दूसरा हमारी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हुई, और तीसरा हमारे जो रिसोर्सेज थे उनका भी फुलर यूटिलाइजेशन हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है वो बहुत ज्यादा है, और लेबर क्लास को एम्प्लॉय करना या एब्जॉर्ब करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ओपन होगी वैसे वैसे लोगों को एब्जॉर्ब करना बड़ा ही आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन या इंडस्ट्रियल पॉलिसी की हम लोग जो लाइसेंसिंग की बात करें वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब 5 करोड़ के ऊपर अगर आपकी इंडस्ट्रीज में पैसा लगा हुआ तो आपको लाइसेंस लेना यहाँ पे अनिवार्य हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। क्रिटिकली एवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमसे, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 से लेकर 1990, 1950 से लेकर 1990 के बीच में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है ये हम लोग को यहाँ पे दोस्तों बताना है। The proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 11.8%। तो GDP में जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर को मैं सीधा सीधा बोलते हूँ सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, इन द पीरियड फ्रॉम 11.8% इन 1950-51 टू 24.6 इन 1990, मतलब कंटिन्यूअसली इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। पहले 11.8% था, अब कितना हो गया 24, लगभग मैं इसको डबल मान लेता हूं भाई 40 सालों में। द राइज इन द इंडस्ट्री शेयर ऑफ जीडीपी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अब ये यहाँ पे जो ये शेयर बढ़ा है जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ये बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए पॉजिटिव होप है कि आगे चल के हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं दोस्तों। ऑफ डेवलपमेंट, द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो 6% ग्रोथ रेट हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर की ड्यूरिंग द पीरियड इज कमेंडेबल, मतलब ये बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ का परसेंटेज है। अगर इसको हम लोग कंटिन्यूअस लेके चलेंगे तो आगे चल के बहुत हैवी परसेंटेज तक के हम लोग यहाँ पे टच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है 1950 से लेकर 1990 तक का बहुत पॉजिटिव रहा, और लगभग 6% की ग्रोथ तो हम लोगों ने यहाँ पे अचीव करी है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का सफरनामा यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।